प्रशासन के अंदर जो अभी लोग हैं ये बिल्कुल नाअहल है। उस घाटी प्रशासन में जो लोग हैं नाअहल है। और मैं महाराष्ट्र सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि फौरी जो है तो डीन लेवल पे डीन को हटाया जाए। उनको हटाना ज़रूरी है और उनके बजाय जो है तो काबिल आदमी को जो है तो वहाँ पे लाया जाए। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हिराज अंसारी। आज हम आदिल मदनी साहब, जो औरंगाबाद शहर के हम समझते हैं कि मराठवाड़े में इनकी काफ़ी सरगर्मियां हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे माने जाते हैं। और कौन सा सामाजिक खिदमत का दायरा ऐसा नहीं है जहां पर इनकी मौजूदगी दर्ज ना हो। बहरहाल मुख्तसरन हम ये कहना चाहेंगे कि आज ये एमपीजे के शहर सदर बनाए गए हैं और बहुत बड़ी बात है कि इनके सामाजिक खिदमत को देखते हुए इनको सदर बनाया गया है। सर, आपका मैं भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। सर, पहला सवाल ये है कि एमपीजे हम देखते हैं कि एक समाजी दायरा बहुत बड़ा है और ख़ासकर जो घाटी दवाखाना है हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका बहुत फोकस रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज आवाम में जो है तो घाटी के कामकाज को लेकर, वहाँ के इंतजामिया को लेकर काफ़ी नाराज़गी पाई जाती है। तो सर, आपका बड़ा गहरा तजुर्बा रहा घाटी को लेकर, क्या आप कुछ आवाम को जानकारी के लिए कुछ वहाँ की हालात और वहाँ की कुछ बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, घाटी के सिलसिले में ये है कि घाटी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है और आज से नहीं है, एक ज़माने से जो है तो उसके ऊपर साबिक़ में जो हुकूमतें रही उन्होंने जो है तो बहुत सारे काम किए। लेकिन मौजूदा जो उसके ज़िम्मेदार है, जो डीन है, जो उसका इंतज़ामिया है, ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर से वैसे फ़ायदा नहीं उठा रहा जैसे कि उसको उससे उठाना चाहिए। आप देखिए कि कल ही का वाक़या है कि एक बुज़ुर्ग जो है तो उसने वहाँ सीढ़ियों पे दम तोड़ दिया। वाक़या हुआ, कुछ मीडिया चैनल्स ने उसको कवर भी किया। आप देखिए कि लापरवाही का ये आलम है कि जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है, ख़ुद सीएमओ जो है उसकी भी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो पूरे कैंपस पे जो है तो नज़र रखे। आप देखिए कि जो घाटी का जो कैंपस है, जो कैजुअल्टी है, अपघात विभाग है, ये पूरा सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड है और एक बड़े स्क्रीन के ऊपर सीएमओ के ऑफिस में कहाँ पे क्या चल रहा है ये सब चीज़ें दिखती। तो क्या सीएमओ को वो आदमी वहाँ सीढ़ियों पे पड़ा हुआ है दिखाई नहीं दिया होगा? और वहाँ पे काम करने वाले नौजवानों ने अंदर जाके तवज्जो भी दिलाई, उसके साथ कोई नहीं था, उसके पैर में मुंगिया हो गई थी। तो ऐसे में वो क्या ही अच्छा होता है कि वो हुक्म देते, वहाँ के वार्ड बॉय को हुक्म देते कि भाई आप जो है तो उसको अंदर लेके आओ, उसका ट्रीटमेंट शुरू करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस तरह की घटना वहाँ पे कल हुई। हम आपसे, आपके माध्यम से ये सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन आज भी आवाम में एतमाद जो है तो घाटी के ताल्लुक से नहीं क़ायम हो पा रहा। ख़ुद हमने कई कोशिशें की। आप देखिए कि इस पेंडेमिक को अब 1 साल होने को आया। स्टार्ट में ये था कि भाई कई व्हाट्सअप की ख़बरों की वजह से, फेसबुक की वजह से और लोग अपने अपने वीडियोस बना के डाल रहे थे। तो जब का तो हमको समझ में आया कि भाई अभी चूँकि पेंडेमिक की इब्तिदा थी पिछले मार्च में और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें तैयार नहीं थी। लेकिन आज 1 साल होने को आ गया, पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया पेंडेमिक से डील करते हुए। लेकिन आज भी सूरत हाल ये है कि घाटी प्रशासन आवाम में अपने तई एतमाद बहाल नहीं कर सका। परसों की घटना है, यहाँ मकसूद कॉलोनी का एक केस है। वो हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा पेशेंट है, मैं उनको देखने के लिए गया। मैं देखा कि O2 लगा हुआ है और 85% था। मैं उनको बताया कि भाई ये जो है तो ये तो आईसीयू का पेशेंट है, O2 के ऊपर उसका 85 सैचुरेशन है और ये बिल्कुल सस्पेक्ट है कोविड का। तो वो लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में फ़ोन किए, वहाँ बेड अवेलेबल नहीं था। तो मैंने फ़ोन किया एम्बुलेंस को, मैंने एम्बुलेंस बुलाया तो घाटी में उनके घर के लोग तैयार नहीं हुए ले आने को। क्यों नहीं ले आना चाह रहे? क्यों लोग, उन्होंने 1 दिन के बाद उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड अरेंज करके करे, वहाँ उनको तकरीबन 1 लाख के करीब जो है तो ख़र्चा आया। तो ये एतमाद, जबकि उनको मैं बताया कि 36 बेड का आईसीयू अपने पास, 36 ऑक्सीजन का अपने पास जो है तो अरेंजमेंट है घाटी में। लेकिन वो नहीं गए। वो क्यों नहीं गए? इसकी वजह यह है कि घाटी के तई जो है तो एतमाद बहाल नहीं हो रहा। आपको मैं बताऊं कि येलीकर मैडम पॉजिटिव आए, कोविड पॉजिटिव आए, ठीक है, हमारी बहन है, बहुत अच्छा काम कर रही है और वो जो है तो उसने पॉजिटिव आए। क्या ही अच्छा होता कि वो बजाय इसके कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराते, उन्होंने उसके जस्टिफिकेशन में ये बात कही कि मैं पैसे भर सकती
इसलिए वो बेड जो है तो किसी दूसरे को काम में आएगा। अरे भाई वो बेड खाली है, पूरे बेड्स वहाँ पे जो है तो अभी कोई ऐसा ऐसा है नहीं कि पेशेंट के लोड की वजह से बेड वहाँ पे फुल हो गए, कोई जा रहा ही नहीं वहाँ पे। कौन से लोग जा रहे हैं जो बहुत मजबूर है, जो बिल्कुल प्राइवेट के पैसे भर ही नहीं सकते और इंतहाई नागुज़ीर हालात में वो घाटी का रुख कर रहे हैं। इन्होंने वो एतमाद बहाल नहीं कर। क्या ही अच्छा होता कि एलिकर मैडम जो है ये बहाना बनाने की बजाय कि भाई वो किसी गरीब को काम में आएगा जो खाली है, ऑलरेडी खाली है बेड, उन्होंने ये करते कि खुद अपना ट्रीटमेंट घाटी में कराते और वहाँ से अपनी जो है तो बाइट देते कि देखो मैं घाटी की डीन हूँ और मैं जो है तो खुद अपना ट्रीटमेंट यहाँ करा रही हूँ। तो उसके इतने ज़बरदस्त परिणाम जो है तो हो सकते थे और एक एतमाद बहाल हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये मौका जो ईश्वर की तरफ से उनको मिला था वो मौका भी उन्होंने गुमा दिया। सर, आज माहौल घाटी को लेकर आवाम में इतनी बदगुमानी फैली हुई है, हो सकता गलत फहमियाँ भी हो, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं कि आज कोविड की आड़ में प्राइवेट हॉस्पिटल से कुछ साठगांठ होकर एक बड़े पैमाने पे गोरख धंधा चल रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये लोग, ये आम चर्चाएं चल रही हैं। तो क्योंकि आपका बड़ा घाटी से करीबी संबंध रहा, आप हमेशा वहाँ जाते आते रहे, तो आपका भी कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा और अभी आप बहुत काम कर रहे हैं, प्राइवेट को लेके भी काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये पब्लिक की जानिब से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, मैं तो एक ज़िम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन का होने के नाते बगैर प्रमाण के कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये मुशाहिदे और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे ऐसा शक आना स्वाभाविक है। आवाम में जो इस तरह का अगर शक आ रहा तो ये फितरी है, स्वाभाविक है। और क्योंकि हो रहा ये कि एतमाद जगाने के लिए अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कोई प्रशासन की तरफ से कोई बड़ा नुमाइंदा आकर ये कहे कि हम गारंटी लेते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आपको जो है तो यहाँ पे सब। भाई वो आदमी एक आदमी जो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे इतने बेड अवेलेबल है, O2 का प्लांट है खुद घाटी में, बीच में अफवाह भी उड़ गई थी कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, तो हमने उस टाइम पे जाके जो है तो बहुत सारी अफवाहें दूर करे लोगों के दिमाग से। जो गैर समझ घाटी के ताल्लुक से, इवन ये हुआ कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि घाटी के ताल्लुक से खुद मेरे को ऐसे कमेंट्स का सामना करना पड़ा कि यार आप हमेशा घाटी का फेवर करते। इस तरह के कमेंट्स मैंने झेले हैं सोशल नेटवर्क पे। मैं ये बताना चाह रहा है कि उस टाइम पे उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी था क्योंकि पेंडेमिक की इब्तिदा थी, तो हमको ये मालूम था कि अभी बहुत सारे कोविड सेंटर ये वो नहीं खुले थे और बीमारी की नौयत ऐसी है कि स्प्रेड होने से उसको रोकना था। लेकिन 1 साल का समय मिलने के बाद भी ये चीज़ें नहीं हुई और अब जो आवाम का जो शक है तो वो शक में जो है तो कहीं ना कहीं इजाफा होता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल, ये चूँकि बेड खाली है और उसके बाद भी जो है तो पब्लिक वहाँ नहीं जा रही, तो और इनकी तरफ से आकर कोई ऐसा अश्योरेंस नहीं दिया गया कि भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं, आपके पेशेंट को यहाँ पे जो है तो पूरी सुविधाएं मिलेंगी, उसके साथ कोई बदमाशी नहीं होगी। ऐसा कोई स्टेटमेंट ना डीन मैडम की तरफ से आया ना और कोई उनके मेडिकल ऑफिसर की तरफ से आया। सिर्फ मैं देखिए एक बताता मैं कि जब ये मेडिसिन वार्ड में था तो मीनाक्षी मैडम जो थे, मीनाक्षी भट्टाचार्य मैडम, ये लेडी ने बहुत डिवोटेडली काम किया। देखिए अच्छे पहलुओं को भी लाना ज़रूरी है। सिर्फ ये लेडी थी जिसने उस पैंडमिक को बहुत अच्छे से, मैंने उनको बहुत करीब से जाना, बहुत सारे केसेस के सिलसिले में मैं उनसे मिला, बातचीत किया, तो वो लेडी ने बहुत अच्छे से काम की। लेकिन मैं ये समझता कि डीन लेवल पे जो है तो जिस तरह की कोशिशें होनी चाहिए थे वो नहीं हुई। ना आवाम में एतमाद को बहाल करने के लिए कुछ कोशिशें हुई, ना कोई पीसी अरेंज की गई, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई कि भाई इस तरह की घटनाएं हैं तो इसको जो है तो वो हम निषेध करते। आप जैसे कोई नुमाइंदों ने जाकर बाइट ले ली तो उन्होंने बाइट दे दी है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन एक बाज़ाब्ता पीसी ऑर्गेनाइज करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते और सिर्फ मीडिया से ये अपील करते कि भाई देखिए यहाँ पे इस तरह की कोई घटनाएं नहीं। तो इस तरह का एतमाद बहाल करने के लिए जब कोई कोशिश नहीं हुई तो उससे आवाम का जो शक है कि भाई इनकी प्राइवेट हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ साठगांठ है। क्योंकि आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में हम ये नहीं कर रहे कि प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी एक अहमियत है, वो लोग भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उनके पीछे जो है तो बहुत सारे मतलब आवाम जा रही वहाँ पे। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो कर्ज लेकर जा रहा, तो उसके लिए तो घाटी सबसे अच्छा होना चाहिए था ना भाई। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है तो एक आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उसको ये एतमाद होना चाहिए। तो उस तरह की एतमाद बहाली के लिए कोई कोशिश जो है तो नहीं हो सकी। सर, ये भी देखा गया है कि देखिए हमारे
चूँकि हर धर्म समाज में मैं ख़ास मुसलमानों की बात करूँगा, हमारे मुस्लिम समाज में 4 तंजीमें जमातें ऐसी है, जैसे आप जमात इस्लाम हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, अहले सुन्नत वल जमात है, अहले हदीस है और भी संगठनाएँ हैं। तो आवाम में एक ऐसे भी है, मैं कई दानिश्वरों से मिला, कई जो ऐसे समझ-बूझ रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिला। सर उनका कहना है कि क्यों ना कि इनके जानिब से कोई 5-10 डॉक्टर पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए, गठित की जाए, जो वक्तन फ़ौक्तन समय समय पर घाटी का दौरा करते रहे और वहाँ के जो मुकामी डॉक्टर है, जो सरकार शासकीय डॉक्टर है, उनके तालमेल में रहकर अगर वहाँ से कुछ ऐसा शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं किया जा रहा है, तो काम में तेज़ी आए और जो गलतफहमी दूर हो सके। क्या मुमकिन है सर कि इतना बड़ा घाटी का दवाखाना है, प्रशासकीय दवाखाना है और उसके अंदर कहीं बाहर की डॉक्टरों कमेटी गठन करना, क्या ये आपको उचित समझते हैं? देखिए, एक तो वहाँ की एक ऑलरेडी एक कमेटी रहती जो प्रशासन की तरफ से होती। मैं आपको गारंटी देता कि उसका कोई नुमाइंदा, कभी हम ऐसा घाटी में जाते ना तो उसमें बहुत सारे रहते हैं, एमएलए है, पूर्व के एमएलए है, उसमें वो कमेटी में कई लोग हैं। एक पीरियड था जब वो खैसर आज़ाद वगैरह थे उस कमेटी में, तो उस टाइम पे कुछ अच्छा मतलब उनका बहुत अच्छे काम हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में जो लोग उसके अंदर शामिल है उस कमेटी में, तो उनके ऐसी विज़िट होती नहीं, सडन विज़िट कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, ब्लड बैंक की मालूमात ले लिए या एमआईसीयू में चले गए, उधर सीबीटीएस में चले गए, कहीं ऐसा कोई सडन विज़िट वो जो है तो करते नहीं। हो सकता है कि इस इंटरव्यू के बाद जो है तो कुछ विज़िटें हो जाए, लेकिन हमने तो यह देखा है कि उनके तरफ से कोई प्रभाव नहीं है। अब सिर्फ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता कि जो ग्राउंड लेवल का जो मेडिकल ऑफिसर है या मेडिकल का जो डॉक्टर है, उसकी गलती नहीं है। इस इंटरव्यू से कहीं ये गुमान ना जाए कि फिर वो डॉक्टर की गलती है। मैं साफ करा कि जो प्रशासन है, वहाँ का जो घाटी का जो मैनेजमेंट है, एक रहता सर्विस देने वाला डॉक्टर जो वहाँ सर्विस दे रहा, और एक रहता प्रशासन। आप देखिए कि जो इमरजेंसी वार्ड है, कोई भी पेशेंट चाहे वो बर्निंग का हो, एक्सीडेंट का हो, वो सब इब्तिदा में तो वहीं लाया जाता। अभी जो है तो इधर का सेक्शन जो है तो इसका कर दिया गया, और इधर जो है तो अगर ट्रॉमा केसेस है तो डायरेक्ट आगे के वार्ड में शिफ्ट कर रहे। अब जो यहाँ पे जब इब्तिदा में पेशेंट लाया जाता, कई मर्तबा ऐसा होता है कि वहाँ पर स्ट्रेचर नहीं रहता साहब। मैं आपको बताऊं कि एक 4 दिन पहले मैं गया तो एक लेडी, प्रेग्नेंट लेडी थी, और बहुत मतलब इंतहाई पेन की हालत में हुआ है, उसके साथ उसका शौहर था, वो रिक्शे में से उतरे। अब मैं तो एक नामहरम को उठा नहीं सकता, मैंने फिर उसके शौहर को बोला कि भाई इसको बिल्कुल गोद में उठा, तो वो बेचारे शौहर ने उसको गोद में उठाकर जो तो मैटरनिटी वार्ड तक ले गया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया भाई डायरेक्ट वार्ड में ले जाओ। वो उनकी बात भी सही थी। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि स्ट्रेचर नहीं रहता। अभी सपोज अगर कैमरा सर्विलेंस है उसके ऊपर, अगर किसी वार्ड में, अब बाज़ वक़्त ये भी होता है कि पब्लिक की तरफ से भी कुछ चीज़ें होती है कि भाई चलो उन्होंने स्ट्रेचर ले गए लेकिन वो वार्ड में से लाए नहीं, तो वार्ड बॉयज़ को काहे की तनख्वाह दे रहे फिर आप? ये जिम्मेदारी तो वार्ड बॉय की है कि वहाँ पे इमरजेंसी के गेट पे हमेशा कोई वार्ड बॉय रहे, और उस पेशेंट, बल्कि ये रहना चाहिए कि वार्ड बॉय ने ये देखना कि हाँ भाई ये सीजर का मसला है, मैटरनिटी का है, बर्निंग केस है, क्या है, उस वार्ड बॉय ने ये करना है कि उसको रिलेटेड डिपार्टमेंट में ले आना। ये बंदा जब आता वहाँ पे तो उसको ये नहीं मालूम रहता कि भाई मेरे को जाना कहाँ है। जो घाटी से घबराने की असल वजह है वो ये है कि वहाँ पे, अच्छा आपको मालूम सोशल वर्कर है, हर डिपार्टमेंट को एक सोशल वर्कर अपॉइंटमेंट किया हुआ रहता, वो सिवाय ओपीडी के, ओपीडी में 2 घंटे देते बस वो सोशल वर्कर, उसके बाद कहीं दिखते नहीं हो। ब्लड बैंक के सोशल वर्कर थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे, उसके बारे में बता रहे कि भाई ठीक है, जो ब्लड बैंक के सोशल वर्कर है वो तंजीमों से, ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कर रहे, कोशिश कर रहे। लेकिन इमरजेंसी में, मेडिसिन के इसमें कहीं पर भी आपको सोशल वर्कर जो है तो दिखेगा नहीं कि भाई वो बैठा और लोगों की रहनुमाई कर रहा। अरे 2 प्यार के बोल अगर बोले, अगर हमदर्दी करे ना आपने, तो आपका एतमाद बहाल होगा। आप वहाँ पे है ही नहीं कोई, वो सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं। हमने तो ऐसी हरकतें देखे सिक्योरिटी वालों की कि जो औरतें आती, खूबसूरत औरतें आती, उनको जो है तो बहुत ज़्यादा वो करते, रुकाते, वो करते, तुम कौन है क्या है। कई चीज़ें हमने खुद अपनी आंखों से घटना देखी कि सिक्योरिटी वालों का ये मामला है वहाँ। अभी 4 दिन पहले मैंने एक फेसबुक पे एक वीडियो डाला था, 12 बजे रात का समय था, और तकरीबन 15 से 20 नौजवानों, कोई पेशेंट को एडमिट करे थे उन्होंने, कोई नौजवान बच्चे को, वो शराब पी के कुछ हो गया था उनका झगड़ा वगड़ा, तो बाहर खड़े करके हम, वो फेसबुक पे मेरी आईडी पे वो वीडियो अवेलेबल है, हंगामा कर रहे हो और सिक्योरिटी वाले बैठे। अरे एक सिक्योरिटी वाला उठ के आके बोलने को तैयार नहीं कि भाई तुम यहाँ शोर कैसा कर रहे हो, ये हॉस्पिटल है बोल, उसके प्रूफ मौजूद है, आप उसको देख सकते हो। तो बोलने का मतलब क्या है कि जब तक इनके अंदर जो है तो इंसानों से मोहब्बत की भावना,
इंसानों से हमदर्दी की भावना नहीं जागेंगी, स्पिरिचुअल लेवल पे इनके ऊपर काम नहीं होगा, और ख़ुद ये लोगों को जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होंगी तो वो चीज़ें नहीं होने वाली है। इसलिए सरकार से हमारी एक अपील है कि भाई पहले तो प्रशासकीय लेवल पे ग्राउंड लेवल का वर्कर काम करता, उसको जितना उसके ऊपर जो लोड है, अब जाहिर सी बात है आप एक आदमी से उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम लेंगे तो वो भी इरिटेट हो जाएगा। लोग आते इलिटरेट रहते, वो लोग आते उसको मतलब उसको क्या करते, उसके पास ऑलरेडी 3 है, अभी उनने इसका सेचुरेशन चेक कर रहा, इसका जो तो बीपी चेक कर रहा, और उस दौरान उसको दूसरा आया था, अरे भाई ये हमारा मसला है। तो एक इंसान की भी काम करने की कैपेसिटी रहती। तो पहले शुरू तो इनका काम ये है कि भाई वहाँ स्टाफ बढ़ाइए, ये स्टाफ रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे। खुद ब्लड बैंक के जो मैं बता रहा ना, ब्लड बैंक जो है इतना बड़ा ब्लड बैंक है, कई लोग जो है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनको परमानेंट करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। जो अच्छा काम करते हैं उनके डिपार्टमेंट चेंज कर दिए वहाँ पे, मैं खुद जानता हूँ कई लोगों को। तो ये बोलने का मतलब ये है कि ये प्रशासन के अंदर जो अभी लोग हैं ये बिल्कुल नाअहल है, उस घाटी प्रशासन में जो लोग हैं नाअहल है। और मैं महाराष्ट्र सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि फौरी जो है तो डीन लेवल पे डीन को हटाया जाए। अभी तो खैर वो बीमार है, लेकिन उनको हटाना ज़रूरी है, और उनके बजाय जो है तो एक काबिल आदमी को जो है तो वहाँ पे लाया जाए। ये जो है तो मेरी सरकार से विनती है। आदिल साहब, आज औरंगाबाद शहर में ऐसी भी चर्चे हैं, मैं भी कई लोगों से मिला हूं जिनका सीधा सीधा आरोप है। अब वो आरोप कहाँ तक सही है गलत है कि एक ये विषय अलग है। ऐसा भी सुनने में आया है कि घाटी दवाखाने में जातिवाद होता है मुसलमानों के साथ, और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं घाटी में, आपको ज़्यादा आना जाना है, क्या आपने कभी महसूस किया कि ये ऐसा होता है? देखिए ये चीज़ तो है ना, तो अब मैंने ये महसूस नहीं किया कभी कि जातिवाद होता है। देखिए मैं आपको बार बार ये बता रहा है कि जो ग्राउंड लेवल का जो डॉक्टर है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो डॉक्टर है, तो उनसे तो हमारा कभी तजुर्बा ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी फ़र्द की ज़ात की वजह से उसके साथ वो कर रहा। असल में ये जो है ना, ये मानसिकता से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह के लोग जो है हर जगह पे मिलेंगे आपको, और वो बिल्कुल आटे में नमक की मात्रा में रहते हैं हर जगह पे। कई लोग रहते हैं, कई मर्तबा ऐसा हुआ कि ब्लड बैंक में भी हमको साबिक़ा पड़ा, लेकिन ये आज से 5 साल पहले की बात है। उस वक्त जो है तो ये होता था कि भाई ब्लड बैंक में आदमी जा रहा तो भाई तुम्हारे लोग देते नहीं, और ये नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि आज हमारे पास जो तंजीमें काम कर रही ख़ुद जो है तो जमात इस्लामी के अलावा अल फरहान मेडिकल फाउंडेशन है, यूथ विंग के नौजवान जो है तो हर साल देते हैं, उसके अलावा अल फरहान है, तुम्हारे के ग्रुप वहाँ काम कर रहा, तुम्हारे ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन है, हैप्पी क्लब है, ऐसे कई इदारे हैं, जो औरंगाबाद एजुकेशन सोसाइटी है, ये रेगुलरली जो है तो ब्लड दे रही है। तकरीबन इसमें जो है तो माइनॉरिटी के से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं और बड़ी मात्रा में ब्लड देते हैं। और बल्कि के ग्रुप तो ऐन धूपों में जो है तो के ग्रुप का होता है, जिस वक्त शदीद किल्लत रहती ब्लड की, उस टाइम पे वो 300 बॉटल 400 बॉटल जो है तो देते। तो अब वो बोलने की हिम्मत नहीं रही अब कि भैया तुम्हारे लोग देते नहीं है, इस तरह की बात। लेकिन आपने जो सवाल किया था कि भाई ये है, तो ये इस तरह की बात नहीं है। जो मेडिकल तालीम याफ्ता लोग हैं उनके अंदर ये भावना नहीं रहती, बल्कि जो डॉक्टर्स रहते, जो डॉक्टर्स वहाँ काम करते, तो वो बहुत अच्छे से काम करते और बहुत अच्छे भी लोग रहते। मैं आपको एक वाक़या बताता। चिकल ठाणे की एक खातून थी, वहाँ के ज़िम्मेदार ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा मसला है और इसका बच्चा जो है तो पेट में कुछ टेढ़ा हो गया, ये हो गया, और वो बहुत गरीब लोग हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई, आप रात में 12-1 बजे का टाइम था, मैंने उनको भेजा। तो आप देखिए कि वो जो लेडी डॉक्टर थी गायनिक की, उसने इतना इमीडिएट रिस्पॉन्ड की। अब मसला ये था कि उसको जिस वार्ड में लेके जाने का था वहाँ मैं मर्द ढकेल नहीं सकता था, और वो बच्ची का बाप बूढ़ा था, और उसको बच्ची की जो माँ थी वो पैर से लंगड़ाती थी। तो अब अल्टीमेटली जिम्मेदारी वार्ड बाई की है, या उस जो खातून वहाँ ड्यूटी पे थी, जिसको हम जो बाई बोलते, तो वो बाई सो रही थी। मेरे पास वीडियो एविडेंस है, मैं बगैर एविडेंस की बात नहीं कर रहा, मैंने हिडन कैमरे से लिया। लेकिन मैंने वो आज वो वाक़े को तकरीबन 2-3 महीने 4 महीने हो गए, मैंने वो वीडियो बाहर नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? कि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई लोगों का एतमाद पहले से घाटी में नहीं है और वो उस तरह का वीडियो जो है तो बाहर है। वो खातून नींद में से उठी, उसको वो लेडी डॉक्टर रिक्वेस्ट कर रही कि ये पेशेंट को लेके जा। हम मेल है, हम वो वार्ड में औरतें कैसी हालत में पड़ी रहती, हम नहीं जा सकते ना। तो वो खातून के इतने नखरे थे कि मेरे को बाल बच्चे नहीं है क्या, और वो तो इस तरह के लोग हैं वहाँ। लेकिन
वो मसला उनका कास्ट को लेकर नहीं है। वो अगर उसकी कास्ट का भी रहता था ना तो वो उसका ऐदीपना है, वो उसकी बदमाशी है कि वो अपनी जिम्मेदारी जो पेमेंट उठा रही वो पेमेंट को वो नहीं कर रही। उसका वीडियो एविडेंस मेरे पास है और उसने इस तरह की घटना करी। तो कास्ट मायने नहीं रखती, लोगों का स्वभाव जो है, इस तरह के लोग जो है तो हर जगह आपको मिलेंगे, उसका कास्ट से लेना देना नहीं है। आदिल साहब, आज कोरोना की एक जंग चढ़ रही, युद्ध चढ़ रही है, प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है कि भाई हमको ये कोरोना से जंग जीतना है, और प्रशासन की इच्छा है कि लोग इच्छा से आगे आए और इंजेक्शन ले, वैक्सीन ले, दवाखाने में आए, सरकारी दवाखाने में आए। ये गवर्नमेंट बड़ा प्रयास कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जितना प्रयास कर रही है लोग उतना पीछे हट रहे हैं। तो हमारा भी एक सर्वे रहा है इस ताल्लुक से, तो लोगों का रुझान ये था कि हमारे औरंगाबाद में 115 वार्ड है, तो 115 वार्ड में कोई ना कोई 2-3 दवाखाने मशहूर मारूफ ऐसे होते हैं लोकप्रिय, और कुछ डॉक्टर हर वार्ड में ऐसे होते हैं जिसको पूरा वार्ड मानता है। तो वो जनता का कहना ऐसा था कि हमारे डॉक्टर को वहाँ पर नामजद करें 2-3 घंटे के वास्ते। तो उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि मैं सलम बस्ती में, जैसे किराड़पुरा है, बाजीपुरा है, अम्बेडकर नगर है, शताब्दी नगर है, ये बस्तियां हैं गरीब लोगों की। अगर यहाँ कोई के पेशेंट निकलते हैं तो उनको ये दिल में उनके भय का माहौल है कि हम जिंदा जा रहे हैं, लाश बन के आ जाएंगे। तो वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाए ताकि वो लोग वहाँ के डॉक्टर से संपर्क कर सके, क्योंकि वो उन पर विश्वास करते हैं ना, उन पर भरोसा करते हैं। तो एक ऐसा तालमेल के तौर पर एक इमीडिएटली शॉर्ट टाइम को ऐसी योजना लाई जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का विश्वास जीत सके। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये असल में ये जो होता है ना, बोलते हैं ना कि भाई फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, जो बोलते हैं। आप देखिए कि जब पहले पहले मार्च के आगाज़ में जब हमारे पास पेशेंट निकलना शुरू हुए, आपको याद होगा कि वो जब पहला पेशेंट, वो एक तो एक लेडी थी सड़कों की जो कहीं चाइना से या कहीं से आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आया। लेकिन उसके बाद जब पेशेंट्स निकलना शुरू हुए तो उसमें आरिफ कॉलोनी, अल हिलाल कॉलोनी के पेशेंट थे। आपने ये देखा कि उस पेशेंट को लाने के लिए जिस अंदाज में प्रशासन के लोग गए, आप यकीन करिए कि वो बिल्कुल 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस और वो मीडिया को लाकर जिस तरह का माहौल बनाया गया था, तो ये इम्प्रेशन जो था, ये इम्प्रेशन शहर में आवाम के एतमाद खोने का ज़रिया बना। ठीक है, अब वो एक घटना थी, वो हो गई, उसके ऊपर अब लाठी पीटने से कुछ वो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो है ना, तो खुद प्रशासन की तरफ से भी और कॉरपोरेशन की तरफ से भी कई घटनाएं ऐसी हुई कि जिसमें नेग्लिजेंस पाया गया। तो जब आपके तरफ से कोई कोशिशें नहीं हो रही कि भाई एतमाद बहाल करने की, तो फिर उसमें तो होगा। और ये इसमें ये बात का मैं एतराफ़ करता हूँ कि सोशल नेटवर्क और व्हाट्सएप की ख़बरों की वजह से आवाम में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हुए। कोई ख़बर को कुछ बना के पेश कर दिया गया, वो सर्कुलेट हो गई, वायरल हो गई। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इन खबरों पे रोक लगाने के लिए, अरे भाई आपके पास आईटी, आप जब कॉन्टैक्ट ट्रेस कर सकते, इब्तिदा में तो कॉन्टैक्ट ट्रेस हुए ना। आप बताइए कि कितने लोगों पे कार्रवाई करे आपने कि भाई आपने ये न्यूज़ किस बुनियाद पे फैलाया बोल के। कई लोगों पे भाई आपके पास जो है तो साइबर क्राइम है। अब ये जो है साइबर सेल जो है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की मदद दे रहा गवर्नमेंट को, प्रशासन को, कि भाई अगर आपका नंबर, आप कोविड पॉजिटिव आए तो आपके कॉन्टैक्ट में कौन से लोग थे, उसमें तो वो साइबर सेल से वो हेल्प ले रहे। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने कोई कोशिशें क्यों नहीं किया? अब इसके अंदर तो घाटी का काम नहीं है, लेकिन कॉरपोरेशन की तरफ से इसमें कोशिश होनी चाहिए थी कि लोगों का एतमाद इससे जो है तो विश्वास कम हो रहा, और ये विश्वास बना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की कोशिश खुद उस टाइम, अभी जो कमिश्नर है उस टाइम भी वही कमिश्नर थे, उनकी तरफ से इस तरह की कोई कोशिश नहीं हुई कि एतमाद बहाल हो। सबसे बड़ा मसला ये भी है कि कई लोग जो होते हैं हमारे पास के खुद प्रशासन भी जो है तो जिन लोगों को बुलाता है, बहुत सारी मीटिंगें होती है, ये होती है, तो वो एक तरह से जो है ना तो वो पॉलिटिकल फेस होते हैं, या तो पॉलिटिकल फेस होते हैं या इच्छुक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मालूमात उनके पास नहीं रहती। उनका मकसद सिर्फ ये रहता है कि भाई हम जो है तो किसी भी तरह हमको एक्सपोजर मिल जाए। तो अब होता क्या कि वो उनका एक पीआर रहता, पीआर लेवल पे वो काम करते, तो वो वहाँ पे जाने के बाद वो अपनी नुमाइंदगी नहीं कर पाते। वो सिर्फ ये रहता कि हाँ चलो मैं मीटिंग में था और ये चीज़ जो है तो आ गई। तो प्रशासन को चाहिए कि हम समाज में से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें कि जिनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशस नहीं है और इनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है। आइडेंटिफाई कीजिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, वो आपका ताउन करेंगे, बिल्कुल ताउन करेंगे। कई मरतबा हमने कई कैंप्स अरेंज करा के दिए, ये करके दिए।
तो इवन ये कि हम तो मेगाफोन लेके निकले, स्लम एरिया में निकले। स्टार्ट में जब बिल्कुल ऐसा माहौल था कि जो कोविड को पे यकीन रखने वाला आदमी है उसके ऊपर शक किया जाता था। जब बाद में पटापट जब अमवात होना शुरू हुई, जब लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई ये वैसा नहीं है, ये वाकई में बीमारी है। लेकिन इब्तदाई जो माहौल था उसमें तो हम मेगाफोन लेके निकले बाहर, मेगाफोन में स्लम बस्तियों में जाकर हमने जो, तो क्या ये वीडियोस उन तक नहीं गए? क्या ऐसे लोग जो खुद डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स को हमने लेकर गए और वो उनका इतना कीमती टाइम है और वो एमबीबीएस डॉक्टर बेचारे स्लम एरिया में जाकर उन्होंने बोले कि ये बीमारी है, ऐसी है। तो इनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि भाई इन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं? और हम खुद कारपोरेशन के कई मुलाजिमीन के हम टच में थे, तो उनकी जिम्मेदारी है कि भाई वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे कि भाई ये लोग हैं जो समाज के, तो आप इन्वॉल्व करो, आप बुलाओ, हमसे काम लो, हम जो है तो वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन मसला ये है कि बस जिसको कहते हैं कि भाई एक ऐसा जिसको बोलते हैं ना कि थूक लगा के चिपका देना, तो वैसा जो है तो काम चल रहा है बस कि भाई अपने ऊपर प्रेशर नहीं आना, ये नहीं आना, इस तरह के काम चल रहे हैं। इस पर प्रशासन को तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर मेरा अभी आखिरी सवाल है आपसे। आप एमपीजे के सदर बने हैं और हम समझते हैं एक नौजवानों का बड़ा तबका, हम समझते हैं कि सभी मराठा कास्ट के, दलित कास्ट के, क्योंकि आप सब धर्म में मिलकर काम करते हैं, बड़ी संख्या आपके पीछे है, तो आप यहाँ के प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे बाहिस्सियत एक अध्यक्ष के, कि आपका संगठन, आपकी जो एक कमेटी है, ये आप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक, इनको आप क्या सीधा सीधा संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एमपीजे का काम बुनियादी तौर पे ये है, अगरचे कि ये आज टॉपिक, इसका इंटरव्यू का टॉपिक कुछ और बताया गया था, लेकिन फिर भी मैं एमपीजे के ताल्लुक से कुछ चीज़ें वाज़े कर देना चाहता हूँ। एमपीजे असल में ये है कि हमारे विशेष रूप से 4 सेक्टर में हम जो है तो काम करना चाह रहे हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन, दूसरा जो है तो राइट टू फूड, और तीसरा जो है तो राइट टू हेल्थ। ये 3 चीज़ें। और उसके अलावा जो है तो जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती है, गवर्नमेंट की स्कीमें ऐलान तो बहुत होते, लेकिन ग्राउंड पे वो स्कीमें जो है तो ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कहीं पे एजेंट आ जाते, वो एजेंट्स पैसे खा जाते, बहुत सारी जगह पे लोग अपने पैसे खर्चा कर देते, लेकिन उनको जो तो उसका लाभ नहीं मिलता। तो एक तरफ तो हम ये, हमारी कोशिश ये रहेगी इंशाल्लाह कि हम उन सुविधाओं को जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होती है उसको वाकई में उसके हकदार तक उसका हक पहुँचे। दूसरी कोशिश हमारी ये रहेगी उसमें कि जो क्या कहते हैं उसको, हम खुद, मैं पाडलकर मैडम से मिलने गया 2 मरतबा, वो नहीं थे। 1 मरतबा गया तो वो चले गए थे, 1 मरतबा मीटिंग में थे। अभी हमारी कोशिश ये है कि बहुत सारी स्कीमें कॉरपोरेशन की तरफ से आती हैं, उस पर कई योजना है। एक मातृत्व बोल के एक है, लेडी, अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है और वो अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसकी डिलीवरी होने तक उसके पास जो तो 6 से 7 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में जाएंगे। ऐसी स्कीम है, लेकिन ये स्कीमें बहुत सारी पब्लिक को नहीं मालूम है। जिनको मालूम है, जो हॉस्पिटल्स है, वो जिनको मालूम है वो उसका लाभ ले रहे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है ऐसी। कई यहाँ पे प्राइवेट मैटरनिटी होम है जहाँ ख़वातीन आती है, बेचारे 17-18 हज़ार रुपये उनको सीजर के या नॉर्मल के भी जो है तो इतना चार्ज जो है तो हो जाता है। अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से वो है, प्रधानमंत्री मातृत्व बोल के एक स्कीम है, तो ये मैं एक मिसाल के तौर पे बताया, ऐसी कई स्कीमें हैं। वो खुद यहाँ पे कॉरपोरेशन में जो है तो टीबी की दवाइयाँ मिलती मुफ्त। टीबी वो भी एक बीमारी है जिसकी वजह से अमवात भी होती है, लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल उस पर आ गया। लेकिन उसकी रेगुलर इम्यूनिटी की, उसकी जो है तो उसके जरासीम ख़त्म होने की दवाई फ्री मिलती है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। तो हमारा सहयोग ये रहेगा कि पाडलकर मैडम या जो हेल्थ ऑफिसर है कॉरपोरेशन के, ये अगर हमको समय देते हैं तो हम उनको साथ में लेकर उन बस्तियों में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई ये स्कीम है और ये है। तो ये ऑफ़र हमारे तरफ से है, प्रशासन के लिए भी है। एमपीजे बिल्कुल इसके अंदर उनका जो है तो ताउन करेगा। शर्त यह है कि वो हम अपने तौर पर भी ले लेंगे, आपसे मालूमात लेके, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भाई आपके सहयोग से हम उसको और ज़्यादा अच्छे से लोगों तक बात को जो है तो पहुंचा सकेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम आपसे जब नॉलेज लेके वहाँ फाओ कर रहे तो वो नॉलेज सेकंड हैंड हो जाएगा। तो उसमें बजाय इसके कि भाई हम सेकंड हैंड नॉलेज ले, आपको हम प्लेटफॉर्म देंगे, आप चलिए हमारे साथ उन बस्तियों में, हम प्रोग्राम अरेंज करेंगे, आप अवेयर कीजिए कि भाई ये स्कीम है, ये है। तो इस तरह का हमारे लक्ष्य है जो है तो आने वाले दिनों में रहेंगे इंशाल्लाह। ये थे
एमपीजे के अध्यक्ष सदर, और हमने बहुत खुलकर बहुत तफसील के साथ इनसे बातचीत की। यहाँ पर कुल मिला के जो बात निकल के आ रही है, ये बहुत हम संक्षेप में कहना चाहते हैं कि देखिए, आज कोरोना लड़ाई को लेकर प्रशासन बहुत संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल दिखाई दे रहा है। जैसा आदिल मदनी साहब ने बताया, जानकारी दी, ये एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने सीधे सीधे तौर पर प्रशासन को जो है तो एक सुझाव दिया कि इनकी ऐसी संगठनाएं और भी हैं जो अलग अलग नामों से जानी पहचानी जाती हैं, लेकिन ये एमपीजे एक बहुत बड़ा संगठन है सामाजिक क्षेत्र के अंदर, और कई युवा इनसे जुड़े हुए हैं। तो हम समझते हैं कि जो कोविड की जो लड़ाई है, युद्ध है, इसको जीतना है तो प्रशासन को कहीं ना कहीं आगे बढ़कर ऐसी तमाम सामाजिक संगठनों से विचार विमर्श करके, इनसे मीटिंगें लेकर, और क्या जो हम कर सकते हैं इस युद्ध को जीतने के लिए, और विशेषकर जनता का विश्वास जीतने के लिए। और जैसा इन्होंने घाटी के बारे में जानकारी दी, तो ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। एक मराठवाड़ा का ऐसा हॉस्पिटल जहां पर लाखों लोग विश्वास करते हैं, और खासकर हम समझते हैं कि घाटी हॉस्पिटल मराठवाड़ा का गरीब लोगों के लिए एक जीवन रेखा का काम करता है, और ऐसे हॉस्पिटल पे कई आरोप लग जाना या जनता के मन में एक भय का माहौल पैदा हो जाना, कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि वो शर्मनाक बात है, और अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम समझते हैं कि प्रशासन को और यहाँ के जितने भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर साहब है, मानपा कमिश्नर साहब है, पुलिस कमिश्नर साहब है, इनको कहीं ना कहीं, ये ठीक है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लक्ष्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का एक बड़ा वर्ग जो कहीं ना कहीं प्रशासन से दूर होता हुआ नजर आ रहा है, एक शक करता नजर आ रहा है, उसको समाप्त करने के लिए, उसके विश्वास को जीतने के लिए हम समझते हैं कि इस तरह की संगठनों से आपको मिलकर काम करना होगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं।